सिसकती जिंदगी, जमींदोज इमारतें, शमशान में बदल चुके खूबसूरत शहरों का धुआं धुआं सा मंजर। इजराइल हमास के महायुद्ध से सिर्फ वो इलाका ही नहीं बल्कि दुनिया सिसक रही है। जैसा कि हर युद्ध में कोई नायक होता है तो कोई खलनायक। किसी की नजर में बेंजामिन नेतन्याहू विलेन है तो किसी की नजर में जो बाइडेन विलेन है, किसी की नजर में ईरान सबसे बड़ा विलेन है तो किसी की नजर में हमास के आतंकी। लेकिन आखिर वो एक विलेन कौन है जिसकी सनक ने हजारों बेगुनाहों की जिंदगियां छीनी, हजारों घर उजाड़ दिए, लाखों लोगों की खुशियां छीनी, 4000 बच्चों को मौत की नींद में सुला दिया। दुनिया इजराइल और हमास युद्ध में जिसको एक विलेन मानती है कि इस युद्ध का असली खलनायक वही है। वो विलेन कतर में बैठा है और उसका नाम है इस्माइल हानिया। हमास की राजनीतिक विंग का चीफ जो खुद तो कतर में बैठा है, ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहा है। आलीशान घर में चाक चौबंद सुरक्षा घेरे में रहता है। उसके आसपास बारूद तो क्या, बारूद का जर्रा भी फटक नहीं सकता। वो चेहरा जो खुद तो गाजा से 1700 किलोमीटर दूर कतर में बैठा है, लेकिन उसने उतनी दूर से बैठकर जो खूनी खेल रचा है, उसने इजराइल से लेकर गाजा और वेस्ट बैंक में कोहराम मचा दिया। भला कौन भूल सकता है। 7 अक्टूबर 2023 की वो सुबह समूचे इजराइल ने उगते सूरज को ठीक से देखा भी नहीं था कि इस्माइल हानिया के खूनखार दरिंदे आतंकियों ने आसमान, जमीन और पानी तीनों तरफ से इजराइल को लहूलुहान कर दिया। जब तक इजराइल कुछ समझता, सैकड़ों लोग हमास के नरपिशाचों की दरिंदगी के शिकार हो चुके थे। लेकिन क्या दर्द सिर्फ इजराइल के मासूम और बेगुनाहों ने झेला? दर्द तो इजराइल के उस पार गाजा और वेस्ट बैंक में बैठे मासूमों और बेगुनाहों ने भी झेला। जिनके बीच बैठे आतंकियों की खूनखार हरकत का खामियाजा उन बेचारे मासूम लोगों को भी झेलना पड़ रहा है, जिन्हें इस जंग से कोई लेना देना नहीं था, जिन्हें पता भी नहीं रहा होगा कि हमास के सिरफिरे आका के दिमाग में मौत के खूनी खेल का कोई ऐसा घिनौनी प्लान घूम रहा है जो कहने के लिए तो इजराइल को चोट पहुंचाने के लिए बनाया गया हो। असल में उससे सबसे ज्यादा दर्द, अफसोस और तबाही वो खुद झेलने वाले हैं, यानी गाजा और वेस्ट बैंक के लोग। गाजा और वेस्ट बैंक की तस्वीरें भी रुला देने वाली हैं। सोचिए, बेहद घनी आबादी वाले गाजा का आसमानी मंजर तो देखिए। यहाँ सिर्फ बिल्डिंग्स का कब्रिस्तान नजर आ रहा है। जिंदगी यहाँ खुद पर बिलख रही है और इस समूचे विनाश के पीछे अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमास का चीफ इस्माइल हानिया है। 7 अक्टूबर को इजराइल में कत्लेआम हुआ तो हानिया के चेहरे पर अपने घिनौने प्रतिशोध का सुकून था। उससे जुड़े जो दरिंदे युद्धबंदी बनाए गए, उनके मुताबिक हमले के बाद खूनी मंजर देखकर हानिया अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहा था। सोचिए, हजारों लोगों की मौत पर वो जश्न मना रहा था, वो खुद की जीत समझ रहा था। सोचिए वो कैसा होगा। असल में वो समूची दुनिया की हार है और अब तो खुद उसके लड़ाके भी उसकी इस दरिंदगी पर धधक उठे हैं। ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि हमास के ही कमांडर ने किया कि हानिया की उकसाने वाली करतूतों और बदले में गाजा की तबाही ने इस हमास कमांडर को बगावती तेवर अख्तियार करने के लिए मजबूर कर दिया। और फिर उसने जो खुलासा किया, उसने इस्माइल हानिया और उसके नापाक इरादों की पोल खोल दी। हानिया और हमास से बगावत करने वाले इस कमांडर का नाम है अबू मोहम्मद।
अबू अभी तक हानिया का करीबी था, उसके एक इशारे पर जान देने को तैयार रहता था। लेकिन अब ये हमास और हानिया का सबसे बड़ा दुश्मन भी है और इसकी वजह उसने दुनिया के सामने खोल दी है। बागी हुए अबू मोहम्मद ने जो खुलासे किए हैं, उसके सामने आने के बाद इजराइल हमास युद्ध के लिए सीधे सीधे हानिया को जिम्मेदार माना जा रहा है। अबू के मुताबिक 7 अक्टूबर को हुए हमले के दौरान जो कुछ भी हुआ वो हमास के प्लान से बिल्कुल अलग था। अबू ने दावा किया कि उस दौरान हमास के लड़ाकों को इजराइल के आम लोगों को निशाना नहीं बनाना था, लेकिन हमास के लीडर यानी इस्माइल हानिया ने आखिरी मिनट में पूरे प्लान को बदल डाला, जिसकी किसी को भनक तक नहीं थी। और हानिया के उस उल्टे फैसले की वजह से ही इजराइल के 1400 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अबू का दावा है कि पहले कुछ इजरायली सैनिकों को मारने और कुछ सैनिकों को बंधक बनाने की प्लानिंग थी। इजराइल की जेलों में बंद हमास के कैदियों को छुड़ाने के लिए कुछ इजरायली सैनिकों को बंधक बनाने की साजिश रची गई थी। पहले से की गई प्लानिंग के तहत हमास लड़ाकों को ना तो रिहायशी इलाकों में जाना था और ना ही आम लोगों को बंधक बनाना था। लेकिन हानिया ने हमास लड़ाकों को खुली छूट दी और इसी वजह से खून खराबा बढ़ता गया। लड़ाकों ने खुली छूट मिलने पर बच्चों को मारा, महिलाओं के साथ रेप किया और फिर सैकड़ों लोगों को बंधक बनाकर गाजा ले गए। अबू के खुलासे से साफ है, उस दिन इजराइल में जो कुछ भी हुआ उसके लिए पूरी तरह से हानिया ही जिम्मेदार है। अगर उसने हमास लड़ाकों को खुली छूट नहीं दी होती तो लड़ाकों ने ऐसे कत्लेआम नहीं किया होता, तो गाजा का ये हाल भी नहीं होता और न ही मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की चिंगारी कुछ इस तरह से भड़कती। शायद यही वजह है कि इजरायली एजेंसियां अब हानिया के खून की प्यासी हैं और उसे किसी भी कीमत पर ठिकाने पर लगाने की तैयारी में जुटी हैं। זה להיות או לחדול, הם צריכים לחדול. ואנחנו עכשיו בקרב כפול. קרב אחד זה קרב לבלום כאן, והצד השני לנצח שם. ניצחון מוחץ שמוחק את החמאס. אני לא יכול להגיד לכם כרגע אם חיזבאללה יחליט להיכנס בצורה מלאה למלחמה. अब गाजा में भी लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे बोट चलाने वाले के घर पैदा हुए लड़के ने समूचे फिलिस्तीन को मौत के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। क्या ये लड़ाई फिलिस्तीन के हक की है या फिर सत्ता के लिए प्यासे एक सन की आतंकवादी की महत्वाकांक्षा की? ये महत्वाकांक्षा कैसे पनपी? इस्माइल हानिया का जन्म साल 1962 में गाजा पट्टी के एक शरणार्थी परिवार में हुआ था। हानिया के पिता बोट चलाते थे। बचपन तंग गलियों में तंगी के बीच गुजरा। उन्हीं गलियों में पढ़कर वो गाजा की इस्लामिक यूनिवर्सिटी तक पहुंचा। साल 1987 में हानिया ने अरबी साहित्य में बैचलर की डिग्री ली। हानिया पढ़ने में तेज था और छात्र जीवन में ही उसने हमास की संगत पकड़ ली थी। 1987 में उसने आधिकारिक तौर पर हमास ज्वाइन कर लिया था। उसी साल उसने इजरायली कब्जे के खिलाफ पहले विद्रोह में हिस्सा लिया था। उसके बाद हानिया 1998 में 3 साल के लिए दोबारा जेल भेजा गया। अपने तेज दिमाग के दम पर ही कुछ ही समय में इस्माइल हानिया हमास के तत्कालीन चीफ शेख अहमद यासीन का सेक्रेटरी बन गया। यासीन के सामने भी हानिया ने तेज दिमाग का लोहा मनवाया और उसके बेहद करीब हो गया। साल 2006 में हमास के तत्कालीन चीफ की मौत के बाद हानिया की लीडरशिप में हमास ने चुनाव लड़ा और फिलिस्तीन की फतह पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया। लेकिन हानिया के घिनौने मकसद को समझते हुए फिलिस्तीन के नेशनल अथॉरिटी के प्रमुख महमूद अब्बास ने हानिया के राजनीतिक अस्तित्व को नकार दिया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इज़ अल दीन अल कासम ब्रिगेड ने गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया था। उसने अब्बास के फतह आंदोलन के प्रतिनिधियों को निकाल दिया था। उसी के बाद से गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में तल्खियां भी बढ़ने लगी थीं। हानिया और उसके हमास के आतंकियों ने गाजा पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद से फिलिस्तीन की सरकार से इतर हमास गाजा पर अलग से सत्ता चलाता है। साल 2013 में उसकी इस कोशिश की वजह से उसे हमास का डिप्टी चीफ बनाया गया और फिर साल 2017 में हमास के फैसले लेने वाली शूरा काउंसिल ने उसे हमास का चीफ अपॉइंट कर दिया।
हमास चीफ बनने के बाद हानिया ने असली तेवर दिखाने शुरू किए। उसने गाजा में हर चीज पर आयात टैक्स लगा दिया। हमास के दरिंदों की साजिशों के लिए सैकड़ों किलोमीटर की सुरंगें बनाई। इस्माइल हानिया का कद बढ़ता गया और गाजा के लोग सिकुड़ते गए। अमेरिका के विदेश विभाग ने 2018 में हानिया को आतंकवादी घोषित किया था। देखते ही देखते इस्माइल हानिया के पास कई देशों में 20,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की संपत्ति बन गई। वो खुद तो अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए कतर के दोहा में शिफ्ट हो गया। एक जानकारी के मुताबिक हानिया के कुल 13 बच्चे भी हैं और उन्हें उसने हमास के कातिल ब्रिगेड से अलग बेहतर जगहों पर सेट कर रखा है, जबकि गाजा के लाखों लोगों की जिंदगी उसने नरक बना रखी है। वो खुद बेहतर खाता है, पीता है, लेकिन उसकी वजह से आज गाजा में 4,000 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है और लाखों बेघर हैं। लोगों के पास न खाने को खाना है और न ही पीने को पानी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, आखिर इस्माइल हानिया को जब पता था कि इजराइल से युद्ध पर उसे परास्त होना पड़ेगा, गाजा को बड़ा नुकसान होगा, लोग मारे जाएंगे, तो फिर उसने ऐसा कदम क्यों उठाया? जानकारों की माने और जिस तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इशारा किया कि हमले की प्रमुख वजहों में इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर भी शामिल है, जिसे लेकर दिल्ली में हुए G20 शिखर सम्मेलन में समझौता हुआ था। इजराइल और सऊदी अरब के बीच मजबूत होते रिश्ते भी हमास के हमले की बड़ी वजह मानी जा रही है। इस युद्ध से हमास मुसलमानों के नाम पर सऊदी अरब के सामने खुद को विक्टिम साबित करेगा और इससे संबंध इजराइल और सऊदी अरब के टूट जाएंगे। काफी हद तक हमास अपनी इस कोशिश में कामयाब भी दिख रहा है। ईरान और इजराइल की दुश्मनी जग जाहिर है। वो हमास से लेकर हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठनों को मान्यता देता है, उनकी मदद करता है, उन्हें हथियार देता है। ईरान नहीं चाहता कि इजराइल का अस्तित्व कायम रहे, लिहाजा हमास के कंधे पर रखकर वो भी बंदूक दगा रहा हो, इस साजिश से भी इनकार नहीं किया गया है। हमारे ऐसा कहने के पीछे है अमेरिका के एक नामी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा कि ईरान के सैनिकों ने इजराइल पर हमले के लिए हमास की मदद की। ईरान की सेना और हमास मिलकर इजराइल पर घातक हमले के लिए अगस्त से ही तैयारी कर रहे थे। इजराइल पर हमले की तैयारियों को लेकर लेबनान के बेरूत में कई राउंड की बैठकें भी हुई थीं। उस बैठक में ईरान के सैन्य अधिकारी और ईरान समर्थक आतंकी संगठन हमास और लेबनान भी शामिल थे। हालांकि ईरान की ओर से इन आरोपों से इनकार किया गया है, लेकिन ईरान के आयतुल्लाह अली खामनेई हमास के आतंकी हमले को बार बार जायज ठहराते आए हैं। यहां तक कि उन्होंने एक बार तो यहां तक कह दिया था कि वो आतंकी हमला करने वालों का हाथ चूमते हैं। در این قضیه پوزه مهر به این طرف رژیم غاصب صهیونیستی هم از لحاظ نظامی هم از لحاظ اطلاعاتی یک شکست غیر قابل ترمیم। सवाल ये उठता है कि युद्ध के बीच हानिया कहां है, क्या कर रहा है, अभी उसकी प्लानिंग क्या है? तो इसका जवाब समझने के लिए आपको कुछ तस्वीरें देखनी चाहिए। हमास के सबसे बड़े लीडर इस्माइल हानिया ने ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता यानी आयतुल्लाह खामनेई से मुलाकात की। मुलाकात की ये तस्वीरें कुछ ही दिन पहले की बताई जा रही हैं। मुलाकात के दौरान एक तस्वीर में खामनेई हानिया को गले लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है वो इजराइल पर 7 अक्टूबर के आतंकी हमले के लिए इस्माइल हानिया को शाबाशी दे रहे हों। दुनिया इस तस्वीर के मायने को अपने अपने मुताबिक नाप रही है। इस दरमियान हमास के इस आतंकी इस्माइल हानिया ने अपनी तकरीरों से मुस्लिम देशों में बैठे लोगों को भड़काने की कई बार कोशिश की है। मुस्लिम राष्ट्रों को भी भड़काने की कोशिश की गई। واليوم إذ أعيد فتح معبر رفح جزئيا فإننا نؤكد على ضرورة استمرار عمل المعبر دون توقف وفي الاتجاهين باعتباره معبرا مصريا। हालांकि इजराइल बनाम मुस्लिम देश युद्ध बनाने की हानिया और ईरान की साजिश अब तक सफल नहीं हो पाई है। दूसरी तरफ चंद रोज पहले ही हमास की इस आतंकी हानिया ने पाकिस्तान के जमीयत उलेमा इस्लाम फजल के मुखिया मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद
फजलुर रहमान ने इस्लामिक वर्ल्ड को इजराइल के खिलाफ एकजुट होने की अपील की और कहा कि फिलिस्तीन अपनी जमीन की जंग लड़ रहा है। मौलाना ने इजराइल हमास संघर्ष को अल अक्सा की आजादी के लिए लड़ाई करार दिया। उसने मुस्लिम देशों से कहा कि सभी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाएं। हालांकि पाकिस्तान का आतंक प्रेम जग जाहिर है, लेकिन सवाल यह भी उठता है कि इस मुलाकात के मायने क्या हैं। तो हानिया इसे मुस्लिम बनाम इजराइल की जंग बनाने में जुटा है। यह हानिया और उसके पीछे बैटिंग कर रहे ईरान की ही साजिश मानी जा रही है कि शुरुआत में तटस्थ रहने वाले तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोआन ने बयान दिया कि हमास एक आतंकी संगठन नहीं, बल्कि वो आजादी की जंग लड़ रहा है। Netanyahu nasıl teröristse Hamas da teröristmiş. Yazıklar olsun. İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz. कुल मिलाकर अगर कूटनीतिक तौर पर देखें तो हमास की आतंकी हरकत ने एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है। उसने सारी दुनिया का ध्यान मिडिल ईस्ट की तरफ खींचने की कोशिश की है। इस क्षेत्र में अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर अपना प्रभुत्व बनाने की कोशिश कर रहा है। मौजूदा युद्ध से अमेरिका भी इजराइल की तरह मुस्लिम देशों की आंखों में कहीं न कहीं गड़ रहा है। इस युद्ध के बहाने ही कहीं न कहीं हमास ने रूस को वैश्विक मानचित्र पर अपनी हनक बनाए रखने में मदद भी की है, जो यूक्रेन युद्ध के बाद से हाशिए पर था। रूस ने हमास के साथ फिलिस्तीन का समर्थन किया है और अमेरिका से लेकर इजराइल और पश्चिमी देशों को साफ संदेश दिया है कि वो हमास और फिलिस्तीन के साथ है। हानिया एक के बाद एक मुस्लिम देशों के नुमाइंदों से लगातार मिल रहा है, मुस्लिम देशों के जरिए कूटनीतिक खेल रच रहा है, तो दूसरी तरफ इजराइल ने इस्माइल हानिया से लेकर हमास के हर दरिंदे को खत्म करने का प्रण कर रखा है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्या इस्माइल हानिया तक इजराइल पहुंच पाएगा? क्योंकि जिस जगह वो बैठा है यानी कतर में, उसे अमेरिका की भी शय है और इस्लामिक देशों की भी। ऐसे में इजराइल हमास युद्ध के विलेन का आखिरी चैप्टर कैसे खत्म होगा, कहना बेहद मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।